एक नाम है आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद का, वो है महात्मा गांधी। जिस आज़ादी के 77 साल बाद हम किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की स्मृति में किए हुए कार्यों का आज पुनर्स्मरण कर रहे हैं और भविष्य में कुछ अच्छा करने का सोच रहे हैं, उस बीच की कड़ी में हम किसे केंद्र बिंदु मानते हैं? मैं भी लगातार देखता हूं कि हम लगातार सत्ता, शासन, सुशासन, इन बातों पर बहुत जोर देते हैं। साथ में कई बार हमारे दिमाग में एक बात आ गई है कि हम, अंग्रेजी का शब्द है कैरियर कॉन्शियस, हम दिन रात उसी की चिंता करते हैं। लेकिन गीता के पहले ही चरण में जब ये प्रश्न अर्जुन करते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि आखिर मैं क्या करूं, तो जो अर्जुन की दुविधा है उसको पहली दुविधा यही कहती है, जब उस अर्जुन से कहा गया कि जो बौद्धिक कार्य होते हैं वो स्वयं के कार्य से, मुख्य कार्य से कुछ ज्यादा सफलता देते हैं, तो उसने कहा कि जो बौद्धिक कार्यों से किए हुए कार्य ज्यादा सफलता देते हैं, तो मुझे इस कठिन कार्य की तरफ आप अग्रसर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप तो मुझे लड़ने क्या कह रहे हो? ये अर्जुन की पहली दुविधा थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म के बगैर कोई भी दूसरा कर्म पूरा नहीं हो सकता। मैं भूकंप में काम करता था, खेत में सोता था, सांसद था तब भी, लेकिन परिक्रमा के व्रत से बाहर आया था, देश वैसे ही था, केस वैसे ही थे, मन स्थिति वैसे ही थी। इसलिए खुले आसमान में खेत में सोते थे और कोसम घाट जैसे संपूर्ण नष्ट हुए गांव में जहां पर भूकंप का केंद्र बिंदु था, जो सेना के सुपुर्द था, उसको हमने हाथ में लेने का तय किया। जिस दिन वो भूकंप आया था, मैं ट्रेन से दिल्ली से वापस लौट रहा था, विदिशा सपरिवार। सुबह अखबार में पढ़ा कि ऐसा हो गया। जबलपुर पहुंचे, तब तक सेना वहां पहुंच चुकी थी। अचानक आप सब कुछ कर नहीं सकते, आपके पास टीम चाहिए, सोचने का तरीका सेवा का हो सकता है, संकल्प हो सकता है। साधन कहां से लाए? सहयोगी कहां से लेकर आए? साधन मिल भी जाए तो सहयोगी कहां से लेकर आए? एक ही मन में विचार आया कि मैं सहयोग क्रीड़ा मंडल की मैंने स्थापना की थी जब मैं कॉलेज से लौट कर आई थी। तो मैंने 2 संस्थाओं की शुरुआत की थी, एक सहयोग क्रीड़ा मंडल और दूसरा सरस्वती शिशु मंदिर। क्योंकि ये लगता था कि समाज के काम के बगैर आप दुनिया में कितने ही बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, स्वायत्ताय सुखाय के लिए, आने वाले बच्चों को रास्ता दिखाने के लिए, जब तक आपके पदचिन्ह चलने लायक नहीं होंगे, आपके भाषणों से कोई आपके पीछे चलने वाला नहीं। इसलिए जीवन में कोई तो काम करिए जिस काम को लेकर लोग कहें कि नहीं आप ठीक रास्ते पर जाते हैं। और उसके बाद में मैंने क्लब के लोगों से कहा कि मैं ऐसा करना चाहता हूं। क्लब के लोगों ने कहा कि हम तैयार हैं। मैं गोटे गांव में पैदा हुआ हूं, लेकिन गोटे गांव की धरती को इसलिए नमन करता हूं कि जब भी मैंने कोई चुनौतीपूर्ण काम लिया हाथ में, या जीवन में मेरे सामने कोई भीषण से भीषण बड़ा संकट आया, तो जब भी मैं गोटे गांव में खड़ा रहा तो मुझे कोई छू नहीं सका। अगर मैंने किसी सहयोग की अपेक्षा की तो उस हर घर से जिसमें दल का कोई औचित्य नहीं है, जिसने मदद ना की हो। और मैं भाग्यशाली था कि सेना को हटाकर हमने वो काम हाथ में लिया। और उसके बाद में जब हम रात हो जाती थी तो खेत में सोते थे। हमारे एक मित्र थे, उनका खेत था, उसमें भट्टे लगे हुए थे, वहीं से भट्टे तोड़ते थे, भोजन बनता था, वहीं खाते थे और खुले आकाश में खेत में दरी पर सो जाते थे सारे लोग। उसमें महिला कार्यकर्ता भी थे। और सवेरे फिर से एक काम में लगते थे। लेकिन सत्य एक कि जिसके तय क्या किया काम कहां से शुरू करेंगे। एक ब्राह्मण परिवार था, उनके यहाँ कोई पुरुष नहीं था, 3 बेटियां थी और बात हुई।
तो ये शर्त थी कि उस परिवार जिसका हम काम करेंगे उसका कोई ना कोई सदस्य हमारे साथ काम करे। अब वहां तो 3 ही बेटियां थी, उनकी बूढ़ी माँ थी, कोई था ही नहीं। तो तय किया कि इसी काम इस घर से काम शुरू करेंगे। और वो इतना कठिन काम था कि वो घर पूरी तरह से मिट्टी का बड़ा भारी घर गिर गया। अब उनसे उन्होंने पूछा कि आपका सामान कहाँ रखा है, जो आपका कोई कीमती सामान होगा वो कहाँ रखा है। तो उन्हें सोचने में आधा घंटा लगाया। उनको लगा ये क्यों पूछ रहे हैं, शायद मन में रहा होगा, उन्होंने बोला तो नहीं। मैंने कहा कि हम वहां से करके पहले वो सामान आपके सुपुर्द करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको ढहाने का काम करेंगे, अगर नहीं तो और मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कोने में हमारा सामान है और बहुत नहीं है, 1.5 तोला सोना उस परिवार के पास था, बाकी बर्तन बाकी चीजें। तो तय किया कि भाई चढ़कर इसको सामान को निकालना। 1 दिन पूरा लगा और हम लोग सामान तक पहुंच गए। कोई बहुत प्रशिक्षित लोग नहीं थे लेकिन फिट थे। और बाद में मैं खुद उसमें भीतर गया, उसका सामान निकाल के बाहर लिया और उसके बाद जो काम शुरू हुआ, मैं समझता हूँ कि दैविक कृपा के बगैर ये काम संभव नहीं था। लेकिन 2-3 अनुभव मुझे आए। तीसरे दिन, दूसरे तीसरे दिन लोग आते थे, लोगों को पैसा देते थे, फोटो खिंचवाते थे, वो 2 दिन फोटो छपती थी, वो मिलता कुछ नहीं था। तो फिर हमने 2 किलोमीटर पहले एक बैरियर लगवाया कि यहाँ पर 3 दिन के लिए किसी का भी प्रवेश निषेध कर दीजिए। कुछ करने को तो फोटो ही खींच रही। बस यहाँ से शुरू हुआ कि बिना उसके हम काम कर सकते हैं। अब भोजन का संकट पैदा हुआ, पूरा गांव तहस नहस, 2 लोग बन गए। एक भी व्यक्ति के पास भोजन का इंतजाम नहीं, हम खुद का खाएं या बनाकर खिलाएं, ये चुनौती हमारे सामने थी कि हम कार सेवा करें या फिर हम भोजन व्यवस्था का इंतजाम करें। अचानक सिख समाज के लोग आए और उन्होंने कहा कि हम यहाँ भोजन व्यवस्था देना चाहेंगे। मैंने पहली बार देखा कि सेवा का ऐसा कार्य मैंने अपनी आंखों से देखा। 12 बजे आप घड़ी मिला लीजिए और उनकी गाड़ी वहां पर खड़ी होती थी। 12 बजे भोजन शुरू होता था और सबको भोजन देने के बाद शाम के समय, शाम को 6:15 पर उनकी गाड़ी, मतलब घड़ी मिलाइए 6:15 पर उनकी गाड़ी आती थी और सबको भोजन देती थी। उन्होंने 15 दिन का संकल्प हमको कहा कि 15 दिन तक भोजन देंगे। मैंने कहा कि ऐसा मत करना कि 15 दिन का ही तय करिए, जब तक ये मेरे श्रम के सहयोगी हैं तब तक इनकी भोजन की गारंटी देनी चाहिए। जिस दिन श्रम का समय समाप्त हो जाएगा, इनको मुफ्त का खाना देने की बजाय भोजन बनाने का रास्ता दीजिए। ये मेरा पहला प्रयोग था और पूरी तरह से सफल हुआ। लोगों ने एक दूसरे की मदद की। मैंने कहा हम मजदूर नहीं है, हम आपकी मदद करने के लिए आए, लेकिन हम आपको भिखारी बनाने के लिए नहीं आए। लोगों ने बहुत प्रलोभन उनको दिए, लेकिन वो गांव के लोग नहीं माने। हम तो गतवा गांव खड़ा हो गया, हम उन्हीं के कपड़ा, उन्हीं का लकड़ी बचा कर निकाल कर मकान बनाते थे। एक आदिवासी टीम थी हमारे पास में, आधे गांव सिवनी जिले की। वो फटाफट उनके ढांचे बनाते थे और बाद में मैंने सभी परिवारों को एक बर्तन का पूरा सहज, 1 महीने तक का अनाज, दाल, चावल सब कुछ देने के बाद कहा कि हम अपनी जिंदगी आप शुरू करिए। मेरे हिसाब से 15 साल तक एक मकान आपको तकलीफ नहीं देगा। अगर सरकार जिसकी भी हो आपको कुछ दे तो जरूर ले लेना। मैं जाऊंगा और 12 साल इस गांव में लौट कर नहीं आऊंगा, जबकि वो मेरा चुनाव क्षेत्र था। ये प्रयोग का पीछे कारण ये था कि गोटे गांव से हर दिन एक गाड़ी आती थी, हर घर से कोई ना कोई सामान उसमें डाला जाता था और एक व्यक्ति प्रत्येक परिवार से उस गाड़ी में खड़े होकर आता था। गोटे गांव से कुसुम घाट दिन भर कार सेवा करता था और जिनको वापस जाना होता था उस गाड़ी से वो चले जाते थे। लेकिन वो क्रम टूटा नहीं जब तक हमने कुसुम घाट फंसा नहीं दिया। लेकिन एक बार एक व्यक्ति आया कि पैसा दे दीजिए, और वेतन का पैसा लेकर आया, वो OFK का कर्मचारी था। तो मैंने कहा तुम यहाँ कैसे आ गए? उसने कहा कि मेरा एक मित्र किसी गांव का था, अब नहीं है, तो मैं उसके साथ कभी इस गांव में आया हूं, तो मैं अपने वेतन का आधा पैसा आपको देना चाहता हूं। और वेतन लेकर साइकिल से सीधे कुसुम घाट आया। मैंने उससे कहा कि मेरे बैठे पड़े तब तक हम लोगों को लगभग 17-18 दिन हुए थे।
आसमान में चंद्रमा तो रहा था, सोचता तो था ही। तो लगा कि यार जीवन में क्या समय आता है, मैं सांसद हूँ, अगर ये दीवार मेरे ऊपर गिरती तो मुझे भी कोई ले जाकर अभी एडमिट करा रहा होता। मेरा शरीर अगर स्वस्थ है, मजबूत है, तो मैं दूसरे की मदद कर पाऊंगा। अगर मेरे ही हाथ पैर टूट जाए तो मैं किसी की मदद कर सकता हूँ क्या? लोग मेरी मदद करेंगे, मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। तो क्या चाहिए? तब मेरे मन में एक वाक्य मैंने देखा कि संकट के समय व्यक्ति और वस्तु काम आते हैं, धन और पद काम नहीं आते। वो बात तो कौशलनाथ की धरती पर उस जगह खेत में पड़े और तब लगा कि नहीं, विपत्ति के समय कुछ फैसले करने चाहिए। तो एक बात का ध्यान रखिए, जब आपदा आती है तो व्यक्ति और वस्तु काम आते हैं, धन और पद काम नहीं आते। इस भ्रम से बाहर आइए। और उससे मैंने कहा है कि तुम ऑटो से घर से वापस जाओ, इस ऑटो का खर्चा भी इसी से निकालना, वेतन का आधा पैसा बांटो, तुम ही बांटो। मैंने कहा मैं धन नहीं देता, एक आदमी जाएगा तुम पैसा देकर जाओगे। हम वैसे ही 72 हैं, 71 बचेंगे। 72 लोगों को वैसे हम चाहते हैं कि 2 बढ़ जाएं, तो तुम्हें घटाने के लिए आए हो। आप ऑटो से जाओ, मैं पर्ची देता हूँ, इतनी खिलियाँ, इतने खिला और इतनी चीजें, इतने तुम्हारे पैसे में जितनी आए लाके मुझे दे जाना, तो बाद में चले जाना।